ब्लूमबेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका खैर मकदम है। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। आज हम बात करेंगे बिहार की। और बिहार की बात इसलिए करेंगे कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है, बिहार में चुनाव होने वाला है। और ये चुनाव हमें एक मौका देता है अगले 5 साल के लिए ऐसे लोगों को चुनकर लाने का जो बिहार को आगे लेके जा सकते हैं। ऐसे मौके पे बात बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि जब आप बात करते हैं तो बातों से बात ही नहीं निकलती, बल्कि बातों से बहुत से रास्ते भी निकलते हैं। और इसीलिए आज हमने बात करने के लिए दावत दी है, आमंत्रित किया है अब्दुल रहमान साहब को, जो एक्स आईजी हैं महाराष्ट्र कैडर के, और उनका ताल्लुक बिहार से भी है। इसलिए बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उस पर शुरू दिन से ही उनकी नज़र है। तो आज हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उससे वो क्या समझते हैं, उससे उनको कितनी उम्मीद है, और बिहार को आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। इन्हीं सब इश्यूज़ पे, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हम स्वागत करते हैं अब्दुल रहमान साहब का। आपको क्या लग रहा है कि क्या इस इलेक्शन के ज़रिए से वो लोग चुनकर आएंगे जो बिहार को सही तरीके से आगे लेके जा सकते हैं? मेरा ताल्लुक बिहार से है जी। और बिहार मेरा जन्मभूमि है। ऑल्दो महाराष्ट्र मेरा कर्म भूमि है, जी। बिहार मेरा जन्मभूमि है और बिहार से गहरा ताल्लुक है। और सारे बिहारी चाहते हैं जी। और पूरी देश की नज़र बिहार इलेक्शन पे है। तो हम तो बस यही चाहेंगे, हमारी उम्मीदों के मुताबिक ऐसा नहीं है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है और कोविड के टाइम में भारत सरकार ने खास करके इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया कि इलेक्शन होना चाहिए। तो उस डिसीजन को मैं कंटेस्ट नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, डेमोक्रेसी में हर 5 साल पे इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन हम सब की उम्मीद है, सारे बिहारियों की उम्मीद है, देश की ये उम्मीद है, सभी लोगों की ये उम्मीद है कि वो लोग चुन कर के आए जो आम जनता की बात करें। जो लोग वहाँ पे गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, बहरहाल जितने बिहार के लोग हैं, अ, उनके जिंदगी से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन पे बात करें। शिक्षा पे बात करें, रोजगार पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, जो अचानक लॉकडाउन की वजह से जो पलायन हुआ उस पर बात करें, और बिहार में रहने वाले लोगों की जिंदगी को उठाने के लिए, यानी उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आज जहाँ पर है जी। उसको लिफ्ट करने के लिए जो पार्टी काम कर सके, उसको लोग वोट करें। और नीतीश कुमार का जो 15 साल का एक तरह से कार्यकाल रहा है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि जो उनको वक्त मिला उसमें उन्होंने बिहार के साथ इंसाफ किया? 2005 में जब नीतीश कुमार आए जी। तो बिहार को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए। लेकिन जब हमने देखा कि जब तक उनका थर्ड टेन्योर शुरू हुआ था लालू यादव के साथ, जब उन्होंने महागठबंधन बनाया और लोगों ने उनको मैंडेट दिया, तो बिला वजह उन्होंने मैंडेट को तोड़ा, जिसकी वजह से उन्हें पलटू राम कहा जाता है। और एक तरह से लोगों ने जो मैंडेट दिया था उसका उन्होंने डिसरेस्पेक्ट किया। तो इस डिसरेस्पेक्ट को पूरा भारत जानता है। और पिछले 5 साल में हमने देखा कि लोगों ने उनको चुना था कि भाई उनकी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। जी। लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ तक कि आपने देखा कि कोविड के वक्त में कई मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स बता रहा हूँ, आम हॉस्पिटल्स नहीं बता रहा हूँ, जहाँ पे पानी भर गया था, मरीज बेहाल थे और पूरा जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट था ऐसा लग रहा था कि चरमरा गया है। उसके बाद बाढ़ का वक्त आया, लोग तकलीफ में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकल करके लोगों का हाल पूछने के लिए बाहर नहीं आए। चाहे वो कोविड का वक्त हो, चाहे वो बाढ़ का वक्त हो, चाहे वो
लॉकडाउन के बाद लोगों का पलायन का वक्त हो। लॉकडाउन के वक्त ज़्यादातर बिहार के लोग पलायन करके बाकी स्टेट से, जैसे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या और भी स्टेट से लोग पलायन करके गए, उनको लाने की व्यवस्था नहीं की गई। मैं आपको बता दूं कि कोटा में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, छोटे-छोटे बच्चे, जी। उनको लाने के लिए कई स्टेट्स ने इंतज़ाम किया था, बसेस भेजे थे कि उनके बच्चे वहाँ पर आ जाएँगे। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने हाई कोर्ट में अब ये एफिडेविट दिया था कि वो बच्चों को लाने में समर्थ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि 15 साल का जो वक़्त है, यह एक काफ़ी बड़ा वक़्त दे दिया गया है और मुझे लगता है कि और जो लोग हैं, जिनमें एंथुसियाज़्म भरा है और जो चाहते हैं कि बिहार की काया पलट करें और लोगों की उम्मीदें पूरी करें, मुझे लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए। जी। तो क्या यही वजह है कि नीतीश कुमार या आप कह सकते हैं कि इस वक़्त जो एनडीए है, वो मुद्दों से हट करके ऐसे मुद्दे यानी सांप्रदायिक आप मुद्दे कह सकते हैं कि उनको फिर दोबारा से लाने की कोशिश कर रही है, इसलिए कि उसको पता है कि जो जनता के सवाल हैं, उसका जवाब वो नहीं दे सकते? ये बात बिल्कुल कहा जाता है कि जब हमारे पास जी। कुछ पॉजिटिव दिखाने के लिए नहीं होता है, तो हम दूसरों की नेगेटिव दिखाना शुरू कर देते हैं। हमारा जो देश है एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है और उन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए जो बिल्कुल सेक्युलर मुद्दे हों। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ा कि नहीं, लोगों में वैज्ञानिक सोच बढ़ा कि नहीं, यानी साइंटिफिक टेम्पर बढ़ता है कि नहीं, मेडिकल साइंस में प्रगति हो रहा है कि नहीं, लोगों की रोजी रोटी का प्रश्न कितना ये हल हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य में कितना सुधार हो रहा है, कितने रोजगार मिल रहे हैं, हमारा देश जीडीपी के एतबार से या बाकी और एतबार से कितना आगे जा रहा है, इन मुद्दों पे इलेक्शन होना चाहिए। जो कम्युनल जो इश्यूज हैं उन पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कोई एग्जांपल बताइए कि किसी स्टेट के इलेक्शन में नॉन बीजेपी पार्टी जीतने के बाद पाकिस्तान में पटाखे फूटे हों। 2015 के पहले जी। बहुत सारे इलेक्शन हुए जहां बीजेपी हार गई थी। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि भाई बीजेपी नहीं जीती, कोई और जीता, कांग्रेस जीती या आरजेडी जीता या और कोई ओबीसी बेस्ड पार्टी जीती या कोई रीजनल पार्टी जीती और उनके जीतने के बाद पाकिस्तान में पटाखे फूटे, इसका कोई प्रमाण था क्या? किस जी। प्रमाण के आधार पर यह बात कही गई? ठीक है, उसके बाद दूसरी मैं नित्यानंद जी के बयान पे आता हूँ कि अगर आरजेडी जीतेगी तो कश्मीर के जो मिलिटेंट हैं वो बिहार में आएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है स्टेट होम मिनिस्टर हैं, आपकी क्या जवाबदारी है? तो इसमें जनता भी तो कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है कि वो जब वोट देने जाती है तो देखती है कि हमारी जाति से बिलॉन्ग करते हैं या नहीं करते हैं, तो उस वक़्त डेवलपमेंट तो उनका भी इश्यू नहीं होता। हर कास्ट, हर रिलीजियस ग्रुप या सब कास्ट ये चाहते हैं कि उनका प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन मेरा मानना है कि ये सेकेंड लेवल पे होना चाहिए। पहला जो मुद्दा है ये होना चाहिए कि ऐसी पार्टी स्टेट में या सेंटर में रूल करे जो लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एम्पावरमेंट के जो इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करे। मेरा यह मानना है कि कास्ट एफिलिएशन होना चाहिए, लेकिन वो सेकंड लेवल पे होना चाहिए। रिलीजियस एफिलिएशन हो वो सेकंड लेवल पे हो, फर्स्ट लेवल पे हमारी जो जवाबदारी है ये होनी चाहिए कि ऐसी पार्टी सेंटर में आए या स्टेट में आए जो आपके एम्पावरमेंट के इश्यूज को टैकल करे। उसके बाद आपके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का सवाल पैदा होता है। और लेकिन जहाँ सवाल तो ये है ना कि ये तो एक एकेडमिक डिबेट में आप बातें कर सकते हैं, लेकिन जनता को आप कैसे समझाएँगे? ख़ास तौर से जिस वक़्त इलेक्शन का वक़्त होता है, उस वक़्त माहौल ऐसा हो जाता है कि लोग कहीं न कहीं सही फैसला करने में चूक जाते हैं और फिर वो उसी बहाव में बह जाते हैं। तो लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए? देखिए, लोगों को शिक्षित करने का एक ही तरीका है, उनको यह बताया जाए कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुंदरता है कि हर 5 साल में इलेक्शन होता है और 5 साल के बाद आपको एक मौका दिया जाता है कि अगर जिस सरकार को आपने 5 साल पहले चुना था, अगर उसने अच्छा काम किया, आपकी उम्मीदों पे वो खरा उतरा और उन्होंने आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की, तो बखूबी आप उनको एक और मौका दीजिए।
लेकिन अगर उन लोगों ने अपने जिस जो मैंडेट दिया गया था, जो इश्यूज पे उनको चुना गया था, अगर उस उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं तो हमें यह मौका मिलता है कि हम दूसरे को चुने। तो मेरा यह मानना है कि चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, हमको सारे बायसेस से ऊपर उठना चाहिए। हमको कास्ट से ऊपर उठना चाहिए, हमको रिलीजन से ऊपर उठना चाहिए, हमको इवन जो क्षेत्रवाद से ऊपर उठना चाहिए, रीजनलिज्म से भी ऊपर उठना चाहिए। और जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जो अच्छे पार्टीज हैं, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, उनको वोट करना चाहिए। अच्छी चीज आपको क्या नजर आ रही है? क्या चीज है जो आपको उम्मीद दिला रही है कि इस बार कुछ अच्छा होगा? देखिए, जो अभी तक मैं बात कह रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि अभी तक जो सेकुलर इश्यूज हैं और लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो छाए हुए हैं, उन पे बात हो रही है। बेरोजगारी पे बात हो रही है, रोजगार देने पे बात हो रही है, लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए उस पे बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, पिछले 15 साल में नीतीश कुमार के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी कि जैसे चूंकि आपने एजुकेशन के बीच में बात की कि वो एजुकेशन की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव कर सकते थे, टीचर्स की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव कर सकते थे। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है। ना क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी की बात कर लें, लड़कियों को उन्होंने साइकिल्स तो दे दिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो आज भी बिहार उसमें बहुत पिछड़ा है। इसलिए कि अगर एजुकेशन को अगर आप बहुत बेहतर कर दें तो मैं समझता हूं कि वहीं से सारे सारे रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। यह बार बार कहा जाता है कि तालीम जो है वो किसी भी प्रोग्रेस की वो कुंजी है। शिक्षा अगर लोग प्रॉपर तरीके से हासिल करते हैं तो वहीं से रोजगार के रास्ते खुलते हैं। तो यह आपको मानना पड़ेगा कि शिक्षा का जो स्तर है, कहीं ना कहीं वो बिहार में खास करके जो स्कूल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो ये बेहतर बनाने की जरूरत है। ये मैं मानता हूँ कि कुछ दिन पहले सेकेंड टेन्योर में मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी ने बच्चियों को साइकिल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया था और उनको एम्पावर करने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे लगता है कि यह जो कदम था एक छोटा कदम है, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। यानी स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इम्प्रूव किया जाए, जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनके मिड डे मील्स हैं या साइकिल्स हों या स्कॉलरशिप है या और भी कुछ अनुदान दिए जाते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें स्टैंड स्टिल हो गई हैं, यानी रुक सा गया है, उसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। यह बात जी। बिहार में किसी भी आदमी को भेजेंगे ऑब्जर्वर को तो इनको लगता है कि बिहार में जितनी सारी चीजें सोची गई थी या इनिशिएट की गई थी, कहीं ना कहीं वो रुक सी गई है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ये कहा है कि अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, जिसपे नीतीश कुमार ने कहा है कि भाई आप रोजगार देंगे, पहले ये बताएं कि पैसा कहाँ से लाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक जुमला है या सचमुच उसके लिए इम्कान मौजूद है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है? देखिए, काम करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, पैसे की जरूरत नहीं होती है, जिस्मानी ताकत की जरूरत नहीं होती है, सोच की जरूरत होती है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी ने बहुत कम आंकड़ा प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे सकते हैं। अगर आदमी की इच्छा शक्ति हो और एक अच्छा रिजॉल्व हो तो 10 लाख नहीं, वो 30 लाख नौकरी दे सकते हैं। और जहां तक बिहार में आज जो चल रहा है कि बिहार में काबा और कोई बोल रहा है कि बिहार में ईबा, मैं हम्म। आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में सब कुछ है। बिहार अच्छा। में यूथ है, बिहार में टैलेंट है, बिहार में उपजाऊ जमीन है, बिहार में पानी है। आप दूसरे स्टेट्स को जा करके देखिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को देखिए, उनका बहुत ज्यादा बजट वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करने में जाता है। बिहार में ऐसा पैसा खर्च नहीं होता है। तो बिहार में सब कुछ है, रिसोर्सेज है, मैन पावर है। उनको
एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। और वहाँ पे तो बजट और पैसों की भी जरूरत नहीं है। आप एक तरफ जो है बिना वजह खर्च करते हैं नॉन इश्यूज पे, नॉन डेवलपमेंट इश्यूज पे पैसे खर्च करते हैं। अगर उन पैसे को बचाया जाए और उनको डेवलपमेंटल इश्यूज पे खर्चा किया जाए, यानी लोगों को रोजगार दिया जाए, तो मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी ने बहुत कम आंकड़ा कोट किया है। मैं अगर होता तो मैं कहता कि मैं 30 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि बिहार में रिसोर्सेज हैं, उनके पास पानी है, टैलेंट है, मैन पावर है। नीतीश कुमार को ये जो स्ट्रेंथ है, ये क्यों अब तक समझ में नहीं आया? वो क्यों नहीं कोई बहुत बड़ा इनकलाब लाने में वो कामयाब अब तक क्यों नहीं हो सके? देखिए, ये सिर्फ नीतीश कुमार का फेलियर नहीं है। उनके पीछे भी उनके जो प्रीडिसेसर्स हैं, उनका भी कहीं ना कहीं फेलियर है। आप अच्छा। देखिएगा कि यूपीएससी का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीजिए, उसमें बहुत ज्यादा बिहारी होते हैं। ये कभी फर्स्ट पे आते हैं, कभी सेकंड पे आते हैं। आई मीन इन टर्म्स ऑफ शेयर इन यूपीएससी। जी। आप देखिएगा कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बिहार के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पलायन कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? कि उनको बिहार में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बिहार में मैंने कहा कि पानी है, जमीन है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं है। किसी ने यह नहीं देखा कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज क्रिएट होना चाहिए। इंडस्ट्रीज के लिए जो उसका प्री कंडीशन है कि इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के साधन नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। जो वहाँ पे होता है, जैसे धान है, चावल है, गेहूं है, केला है, जो एग्रो इंडस्ट्रीज है, उनको बैठाया नहीं गया है। तो इसका वजह यह हुआ है कि वहां से ज्यादातर जो हमारा जो टैलेंट है, या हमारा जो लेबर है, या जो स्किल्ड मैन है, या सेमी स्किल्ड जो लोग हैं, उनका बाहर पलायन हुआ। तो सिर्फ ये नीतीश कुमार नहीं, उनके पहले के भी जो लोग हैं कि लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। और जो स्किल मैपिंग है, लोगों का स्किल मैपिंग नहीं किया गया, उनको प्रॉपर तरीके से रोजगार नहीं दिया गया। और यही वजह है कि बिहार कहीं ना कहीं जो भारत के जो स्टेट्स हैं, उनमें पिछड़ा हुआ है। अगर आप देखें, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी सेंटर में है, लेकिन आज भी उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिल सका। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए तो स्पेशल स्टेट का दर्जा कोई जादू की छड़ी है, उससे पूरा विकास हो जाएगा। मैं इसको एकदम बेतुका मानता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि अगर पॉलिटिकल विल हो और कोई ऐसा आदमी जो डिसाइडिंग सिचुएशन पे बैठा हो, यानी वहाँ का चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिकल जो हेड है, उसमें अगर पॉलिटिकल विल है और वो चाहता है कि उसके स्टेट का विकास हो, तो बिल्कुल हो सकता है। आप बहुत सारे उदाहरण है, आज आप देख सकते तो हैं। इस वक्त कोई एक ऐसा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये पॉलिटिकल विल है? देखिए, इसका स्पेसिफिक आंसर तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मैं यह बिल्कुल कह पाऊंगा कि जो महागठबंधन है, और महागठबंधन को जो पार्टी लीड कर रही है आरजेडी, और आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वो यंग हैं। और उनकी बातों से और उनकी नज़रियात से ये लगता है कि उनमें पॉलिटिकल विल है। और वो कुछ बिहार के लिए करेंगे, लेकिन उनको गाइड करने की और उनको और किस तरह से बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है, जो वहाँ के जो दानिश्वर तबका है, उनकी राय लेनी पड़ेगी। जो सीनियर जो लीडर्स हैं, उनकी राय लेनी पड़ेगी। जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, उनकी राय लेनी पड़ेगी, तभी जा करके बिहार डेवलप कर पाएगा। तो आप बिहार के लोगों को इस वक्त आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? इसलिए कि ये बड़ा अहम समय है, उनको अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, ऐसे लीडर्स को सामने लेके आना है जो उनके फ्यूचर को संवार सकते हैं, उनका भविष्य बना सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बार बार कहा था कि अगर कैंडिडेट अच्छा हो और पार्टी खराब हो, तो आप कैंडिडेट को चुनिए। तो मैं यह कहना चाहूँगा बिहार के लोगों को कि आप जितने जो आपके जो पीछे खींचने वाले जो मुद्दे हैं, बायसेस हैं, उनसे ऊपर उठ जाइए। आप रीजनलिज्म से ऊपर उठ जाइए। आप अपने कास्ट, सब कास्ट, रिलीजियस बाउंड्री से ऊपर उठ जाइए, और ऐसे आदमी को चुनिए जो अच्छा उम्मीदवार हो,
जो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की वो कोशिश कर रहा हो। एटलीस्ट आज तक उसने करके नहीं दिखाया हो, लेकिन एटलीस्ट वो प्रॉमिस तो कर रहा हो, ऑनेस्ट तरीके से प्रॉमिस कर रहा हो। मेरा बस यही सुझाव है बिहार के लोगों से कि कम्युनल इश्यूज को हावी नहीं होने दें। लोगों के बांटने के जो इश्यूज हैं उनको दरकिनार करें। लोगों में जो नफरत पैदा करने के जो इश्यूज हैं उनको दरकिनार करें, और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोज़गार हो, या इंडस्ट्रीज़ हो, हॉस्पिटल्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ का जीडीपी हो, इस इश्यूज़ पे अगर कोई बात करता है, तो इस इश्यूज़ पे लोगों को वोट करें और कम्युनल इश्यूज़ को दरकिनार करें। तो आपने ये पूरी बातचीत सुनी और इस पूरी बातचीत का निचोड़ अगर आप निकालें तो यही निकलेगा कि हमें चुनाव में विकास को सामने रखना है, जात और धर्म को नहीं। इसलिए कि आपको वहीं उलझाने की कोशिश की जाती है, आपको मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाती है और आप भटक जाते हैं। उस वक्त आपको बहुत अच्छा लगता है, आप वाह वाह कर रहे होते हैं कि हाँ, हम फलां को इसलिए वोट देंगे कि वो हमारे धर्म से है, फलां को वोट हम इसलिए देंगे कि वो हमारी जात से है। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो आपके काम कौन आता है? पूरा बिहार जब आगे जाएगा तो आप आगे जाएंगे, और पूरे बिहार को आगे लेके जाने के लिए हमें जो अच्छे, जो जिनमें क्षमता है बिहार को आगे ले जाने की, जो साफ़ सुथरी छवि के लोग हैं, जो ईमानदार हैं, जो कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को चुनकर लाना होगा। बाकी सारी बातें आपके सामने रख दी गई हैं। मैं आखिर में आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे जोड़ने की कोशिश करें, ताकि हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो बात है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।